गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की मुलाकात में। मैकमिलन समरी सीरीज में जो हमारी बातचीत हो रही है वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर हो रही थी और इंश्योरेंस प्रोडक्ट पर हम बातचीत कर रहे थे इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स पर, जिनमें 3 प्रिंसिपल पर हमारी बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है पिछली मुलाकात में। जो बचे हुए प्रिंसिपल्स हैं उन पर आज हमारी बातचीत होनी है। इंश्योरेंस लास्ट दोनों ही एग्जामिनेशन, मतलब दोनों ईयर के एग्जामिनेशन में 2023 में, 2024 में और अभी जो आपका पेपर हुआ है मई में 2025 में, उसमें भी इंश्योरेंस से खूब सारे क्वेश्चंस बने हैं। इंश्योरेंस के दोनों टॉपिक से एक टॉपिक आपको मिलता है मॉड्यूल सी में इंश्योरेंस कंपनीज नाम से, वहां से भी क्वेश्चंस बने हैं, और इंश्योरेंस प्रोडक्ट नाम से आपको टॉपिक मिलेगा मॉड्यूल डी में, जिस पर मेरी आपसे बातचीत चल रही है, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो 5 से 6 क्वेश्चन बहुत आराम से बनते हैं। 2023 में तो 8-10 क्वेश्चंस बने थे इंश्योरेंस से। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रिंसिपल लगभग सारे पूछे गए हैं। तो सारे प्रिंसिपल को बहुत इत्मीनान से पढ़िएगा। 3 प्रिंसिपल पहले जैसा मैंने आपको बताया डिस्कस कर लिया हमने पिछली मुलाकात में, अटमोस्ट गुड फेथ, इंश्योरेबल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में जो इसमें इंश्योरेंस में जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी, इस पर हमारी बातचीत हो चुकी है 3 प्रिंसिपल पर। आज हम बातचीत करेंगे सब्रोगेशन पर, कंट्रीब्यूशन पर, इन सब पर हमारी चर्चा होगी, लॉस मिनिमाइजेशन पर। ये सारे जो है प्रिंसिपल्स आज डिस्कशन में आने वाले हैं। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रिंसिपल कौन सा है। तो जो फोर्थ प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। क्लियर है? इसको एग्जांपल से समझेंगे ताकि इत्मीनान से समझ में आ जाए। और ये सारे प्रिंसिपल भैया इत्मीनान से पढ़ते चलिएगा क्योंकि सारे के सारे पूछे गए हैं। इसको प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते एक व्यक्ति है जिनका नाम है आदित्य। क्लियर है? कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते एक पर्सन है, पर्सन 1 करके ले लेते हैं इसको। एक व्यक्ति है जिसका नाम है पर्सन 1। ये अपनी कार से कहीं पर जा रहा था। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा। ये अपनी कार से क्या है, कहीं ट्रैवल कर रहा था और इस कार का इसने इंश्योरेंस करा रखा है। इस कार का क्या है, इंश्योरेंस हो रखा है। अमूमन आप कार का इंश्योरेंस कराते हैं। ठीक है? अब क्या हुआ, ट्रैवल करते समय किसी दूसरी तरफ से एक ट्रक वाला आया, एक ट्रक आया और ट्रक ने इसका एक्सीडेंट कर दिया। ध्यान से एक बात को समझते चलिएगा। ट्रक ने इसका एक्सीडेंट कर दिया। अब चूंकि कार का इंश्योरेंस हो रखा था, कार में कुछ डैमेज आया। ट्रक के एक्सीडेंट के बाद इसने क्या कर दिया, ट्रक ने एक रोड एक्सीडेंट किया जिससे कार में कुछ डैमेज आया और ये अपनी कार लेके चला गया डीलर के पास। चूंकि इस कार का इंश्योरेंस हुआ था इसलिए इसने डीलर को दिखाया कि भाई आज एक्सीडेंट हो गया है यार, और हमारी कार में ये डैमेज आ गया, मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस है, आप इसे ठीक करिए। अब डीलर ने क्या किया, उनकी गाड़ी का सर्वे किया और ये देखा कि इसमें जो डैमेज आया है वो मोटा मोटा एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं 50,000 रुपए का डैमेज आया। जो भी सामान उसका टूटा फूटा था उसने इंश्योरेंस, चूंकि उसका इंश्योरेंस था, उसने वो डीलर ने सारे सामान बदल दिए। बीमा हो था उसका, इसलिए सारे सामान फ्री ऑफ कॉस्ट बदले गए। थोड़ा बहुत जो फाइल वेल का चार्ज लगता है वो दे दिया गया। मान लेते 0 डिप्रिसिएशन का बीमा हुआ था। खैर, इस कार, चूंकि इस कार का इंश्योरेंस हुआ था इसलिए इसमें जो भी डैमेज आया इस एक्सीडेंट में वो पूरा उसको दे दिया गया। लेकिन अब मुझे आप बताओ, इंश्योरेंस कंपनी ने ये डैमेज पे किया। क्यों इंश्योरेंस कंपनी को डैमेज पे करना पड़ा? क्योंकि ट्रक वाले ने एक्सीडेंट किया। अगर ट्रक ने एक्सीडेंट ना किया होता तो इंश्योरेंस कंपनी को ये 50,000 रुपए ना पे करने पड़ते। यानी इंश्योरेंस कंपनी का जो नुकसान हुआ है इस थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है, जो ट्रक है उसकी वजह से हुआ। अब ध्यान से समझिएगा। अब इंश्योरेंस कंपनी ने इस कार के ओनर को यानी पर्सन 1 को क्या कर दिया, कॉम्पनसेशन दे दिया, क्योंकि उसने बीमा करा रखा था। कॉम्पनसेशन देने के बाद इंश्योरर के पास, इंश्योरर कौन है, इंश्योरेंस कंपनी, जब इसको कॉम्पनसेशन दे दिया आफ्टर पेइंग कॉम्पनसेशन, क्लियर है, आफ्टर पेइंग कॉम्पनसेशन पे करने के बाद क्या हुआ, इसने जब कॉम्पनसेशन पर पे कर दिया तो कॉम्पनसेशन पे करने के बाद जो पर्सन 1 के राइट्स थे, पर्सन 1 का क्या राइट था, उससे डैमेज लेना, जो डैमेज उसे मिल चुका है। जो इंश्योर्ड के राइट्स थे वो ट्रांसफर हो जाते हैं इंश्योरर को। तो सब्रोगेशन में इंश्योर्ड वो होता है या बीमा में इंश्योर्ड होता है जिसने बीमा लिया, उसके जो राइट्स हैं, उसके जो क्या है भैया, उसके जो राइट्स हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी को यानी इंश्योरर को। ये सारे राइट्स क्या है भैया, इसको ट्रांसफर हो गए। यहां से समझिए, इसको ट्रांसफर हो गए कब, जब इसने कॉम्पनसेशन दे दिया। यानी अब इंश्योरर का ये अधिकार है, क्योंकि आपकी वजह से इंश्योरर को देना पड़ा 50,000 रुपए, वो ट्रक के ओनर से जाके मांग सकता है, भैया तुमने गलती की, तुम्हारी वजह से मुझे वहां 50,000 रुपए पे करना पड़ा, अब आप मुझे दीजिए। यानी यहां पर इंश्योरर के पास वो सारे राइट्स ट्रांसफर हो जाते हैं इंश्योर्ड के, जो बीमा के दौरान उसे मिले थे। कब? जब इंश्योरेंस कंपनी अपना कॉम्पनसेशन पे कर देती है, यहां पर सारे राइट उसे ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी ट्रक ओनर पर वो मुकदमा कर सकता है, लीगल मेथड्स अपना सकता है कि आप मुझे 50,000 का कॉम्पनसेशन दीजिए क्योंकि आपकी गलती की वजह से मुझे वहां पर पे करना पड़ा। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन वो प्रिंसिपल होता है जिसमें इंश्योर्ड के राइट्स इंश्योरर को ट्रांसफर हो जाते हैं कॉम्पनसेशन देने के बाद। क्यों ट्रांसफर हो जाते हैं? क्योंकि आपकी वजह से, आपकी गलती की वजह से उसे वहां पर 50,000 का कॉम्पनसेशन देना पड़ा। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। लेकिन आपको 2-3 बातें यहां पर याद रखनी पड़ेंगी। 2-3 चीजें आपको यहां पर क्या याद रखना है,
सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि इंश्योरर के पास राइट जरूर आ गए हैं ट्रक ओनर से, यानी थर्ड पार्टी से वो सब कुछ डैमेज लेने का जो उसको वहां पे करना पड़ा, लेकिन उतना ही जितना उसने वहां पर पे किया है, यानी ये सिर्फ उतना ही रिकवर कर सकता है जितना वास्तव में इसने वहां पर पे किया है। जो एक्चुअल लॉस हुआ है वो उतना ही रिकवर कर सकता है, पूरे इंश्योरेंस का अमाउंट नहीं रिकवर कर सकता, या वो कोई प्रॉफिट यहां पर नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल अमाउंट जो वहां पर उसे पे करना पड़ा है वो उसे रिकवर कर सकता है। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। क्लियर हो गई बात इतनी? अब यहां से पढ़िए क्या प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन स्टेट दैट आफ्टर पेइंग कॉम्पनसेशन the ownership right of property will transfer from insured to insurer। जो ownership right है वो ट्रांसफर हो जाता है इंश्योर्ड से इंश्योरर का, कब? जब कॉम्पनसेशन पे कर दिया जाता है। दिस प्रिंसिपल गिव्स इंश्योरर राइट टू रिकवर अमाउंट फ्रॉम थर्ड पार्टी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैपनिंग ऑफ अनसर्टेनिटीज और लॉस टू इंश्योरर। अब उसके पास ये प्रिंसिपल इंश्योरर को ये राइट देता है कि वो रिकवर कर सकता है वो अमाउंट थर्ड पार्टी से जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी देने का, यानी जो उसकी वजह से जो अनसर्टेनिटी घटी है, जो लॉस घटा है, जो ये सारी घटना हुई है वो उसकी वजह से हुआ है, इसलिए उससे वो रिकवर कर सकता है। इंश्योरर के पास ये अधिकार आ जाता है। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन अलाउ इंश्योरर टू परस्यू लीगल मेथड्स अगेंस्ट द थर्ड पार्टी टू रिकवर द अमाउंट ऑफ लॉसेस। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ये अलाउ करता है इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी को कि वो लीगल मेथड को परस्यू कर सकता है थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कि वो उस अमाउंट को रिकवर कर सके जो उसको वास्तव में वहां पर लॉस के रूप में देना पड़ा। However, insurer can claim amount only to extent of amount paid by him to insured as compensation। वो सिर्फ इतना ही कर सकता है या उतना ही वो रिकवर कर सकता है जितना वास्तव में उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ा, बस उतने धनराशि को वो रिकवर कर सकता है। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। क्लियर है? प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला मामला होता है। या इसको एक और तरीके से समझते हैं, इसका एक और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने अपनी बाइक का बीमा कराया। अब आपने अपनी बाइक का बीमा करा लिया, बाइक का मान लेते हैं कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई दिक्कत हो गई, आप डीलर के पास जाते हैं, मतलब जहां से आपने बाइक खरीदी थी, आप कहते हैं भैया देखो मेरा इंश्योरेंस हुआ यार, ये एक्सीडेंट हो गया, अब इसमें ये डैमेज आ गया, ये मुझे बना के दो। अब मान लेते हैं कि आपकी बाइक में कुछ सामान टूटा फूटा था, मान लेते हैं 10,000 रुपए का सामान टूटा था, उसने वो सारा सामान जो कुछ भी डैमेज था वो बदल दिया, बाइक आपको मिल गई क्योंकि उसका बीमा हो रखा था, आपको डैमेज मिल गया। अब जब आपने डैमेज अपना क्लेम कर लिया है, आपको सारी चीजें नई लगा के दे दी गई हैं, तो जो उसमें से खराब सामान निकला, जैसे मान लेते हैं हेडलाइट फूट गई थी, हैंडल टूट गई थी, वो सब बदल दिया गया। अब जो वहां से आपका वो जो आपका स्पेयर पार्ट्स निकाला गया, जो उसमें डैमेज हो चुका था, जो स्क्रैप जिसको हम कहते हैं, जो स्क्रैप निकला, अब आपका उस पर अधिकार नहीं है। यानी आप ओनर हैं, आपने बीमा करवाया था, लेकिन स्क्रैप पर आपका अधिकार नहीं। क्यों आपका अधिकार नहीं है? क्योंकि आपको नया सामान दे दिया गया। ऐसा नहीं होगा कि आप स्क्रैप भी ले जाके बेचो और वो नया सामान भी लो, इससे तो आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो बीमा से, तो स्क्रैप पर आपका अधिकार नहीं, जबकि स्क्रैप आपकी गाड़ी का था। अब इंश्योरेंस कंपनी का उस पर अधिकार हो गया क्योंकि उसने कॉम्पनसेशन दे दिया, अब वो स्क्रैप उसका हो गया। पहले क्या किया करते थे, इंश्योरेंस कंपनी से स्क्रैप को मार्केट में बेचा करती थी, लेकिन अब इसको वो स्क्रैप मार्केट में ना बेच के आपसे कुछ स्क्रैप चार्जेस ले लेती हैं, जो जब आपका वो फाइनल अमाउंट वो कॉम्पनसेशन का मिलता है तो उसमें कुछ चार्जेस क्या कर दिए जाते हैं, डिडक्ट कर दिए जाते हैं। क्लियर है भैया इतनी बात? तो वो आपसे ले लिया जाता है। इसको भी हम प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन के अंतर्गत ही रखते हैं। क्लियर? तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, इसको बहुत इत्मीनान से समझ लीजिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रिंसिपल है। नेक्स्ट आते हैं जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन होता क्या है। देखिए मान लेते हैं कि आपने किसी एक सब्जेक्ट मैटर का एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करा रखा है। सब्जेक्ट मैटर का मतलब इंश्योरेंस में होता है जिस चीज का बीमा आप करवा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने किसी अपनी प्रॉपर्टी का बीमा करवाया, आपने अपनी किसी प्रॉपर्टी का बीमा करवाया और मान लेते हैं इस प्रॉपर्टी का बीमा जो हुआ है वो 6 लाख का हुआ है। क्लियर है? एग्जाम्पल से इसको समझिए। अब 6 लाख में आपने इस प्रॉपर्टी का जो बीमा करवाया है वो मान लेते हैं 3 इंश्योरेंस कंपनी से आपने अलग अलग करा रखा है। INS लिख दे रहा हूं, इंश्योरेंस कंपनी, इसका मतलब हो गया इंश्योरेंस कंपनी A, इंश्योरेंस कंपनी B और इंश्योरेंस कंपनी C से आपने बीमा करा रखा है। इंश्योरेंस कंपनी से आपने जो बीमा कराया है वो मान लेते हैं 1 लाख रुपए का बीमा करवाया था। क्लियर है? आपने कितने का बीमा करवाया? 1 लाख का। इंश्योरेंस बी से जो आपने बीमा करवाया है वो मान लेते हैं 2 लाख रुपए का आपने करवा रखा है, 2 लाख रुपए का बीमा करवा रखा है। और इंश्योरेंस सी से जो आपने बीमा करवाया वो मान लेते हैं कितना हो गया, 2 1 3 3 लाख रुपए बचा। इंश्योरेंस सी से जो आपने करवा रखा है वो मान लेते हैं कितने का बीमा करवा रखा है, 3 लाख रुपए का। अब मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत हुई, आग लग गई या कोई और समस्या हुई, इसमें 4 लाख रुपए का डैमेज आ गया। क्लियर है? या 4 लाख रुपए का क्लेम आपको मिलना है। अब आपका जो क्लेम होगा, बहुत इत्मीनान से समझते चलिएगा, क्योंकि आपने एक सब्जेक्ट मैटर का, इस प्रॉपर्टी का 3 अलग अलग इंश्योरेंस से थोड़ा थोड़ा बीमा करा रखा है। अब आपका कुल 4 लाख रुपए का डैमेज आ चुका है। अब 1 लाख का डैमेज यहां पर कवर हो सकता है, 2 लाख यहां, 3 लाख यहां। अब क्लियर हो गई इतनी बात भैया? अब आप चाहें
तो इन तीनों से अपना बीमा का कॉम्पनसेशन आप ले सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि 3 लाख रुपए इंश्योरेंस सी से ले लें और 1 लाख रुपए इंश्योरेंस ए से ले लें। क्लियर हो गई इतनी बात? आपने वो क्लेम ले लिया, आगे होगा क्या, चूंकि इसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं थी, चूंकि ये बीमा एक से ज्यादा कंपनीज ने कर रखा था, इसलिए आपका कॉम्पनसेशन देने के बाद इनमें इसका यानी जो बी का हिस्सा था, क्योंकि बी भी यहां पर इंश्योरर के रूप में है, बी का जो हिस्सा है वो ये दोनों आगे चल के इससे ले सकते हैं, यानी क्लेम कर सकते हैं कि साहब मैंने आपकी जगह पर यहां पर पे कर दिया है, आप मुझे इतना यहां पर दे दे, क्योंकि आपकी हिस्सेदारी इसमें इतनी बन रही थी। या ये हो सकता है कि 1 लाख इससे पूरा ले ले, 2 लाख इससे पूरा ले ले, और जो इसका हिस्सा बन रहा है उसे ले ले। यानी जिस एक्सटेंट तक इन्होंने बीमा कर रखा था, ये वहां पर एक साथ मिलकर उसका पेमेंट करेंगे, या कोई एक बीमा कंपनी कर सकती है और अपना बाकी का जो शेयर जो इनको पे करना था वो आगे उसको जो है रिकवर कर सकते हैं इस बाकी दोनों इंश्योरेंस कंपनीज से। तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन वहां पर एप्लीकेबल होता है जहां पर एक सब्जेक्ट मैटर का बीमा एक से ज्यादा कंपनी से हो रखा है, या इसको आप 4 लाख की बजाय अगर जैसे यहां पर 3 लाख समझ ले, 3 लाख का नुकसान हो चुका है, तो 3 लाख चाहे तो वो इससे ले ले, चाहे तो ये इन दोनों से ले ले। अब मान लेते उसने एक ही इंश्योरेंस कंपनी सी से ले लिया, तो सी ने तो वहां पर सारा डैमेज दे दिया, लेकिन अब सी के पास ये अधिकार है, चूंकि इसी की अकेली रिस्पांसिबिलिटी नहीं थी, इन दोनों की भी रिस्पांसिबिलिटी थी, तो इन दोनों का जो रेशियो इस डैमेज में बन रहा था वो सी आगे चल के इनसे रिकवर कर सकता है। क्लियर है? अब चाहे तो ये तीनों कंपनी वहां पर कर दें या कोई एक व्यक्ति दे दे, आगे चल के वो उनका जो भी यहां पर रेशियो बनता है, जो हिस्सेदारी उनकी बनती है, वो आगे चल के जो बीमा कंपनी सी है वो रिकवर कर सकती है। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में आप उतना ही रिकवर कर सकते हैं जितना एक्चुअल वहां पर लॉस हुआ है, एक्चुअल लॉस से ज्यादा कुछ भी रिकवर नहीं किया जा सकता है। इसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन। ये तब लगता है जब एक से ज्यादा बीमा कंपनी एक सब्जेक्ट मैटर का बीमा करती है, एक से ज्यादा बीमा परचेज करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन स्टेट दैट insured cannot make profit by insuring the property with more than one insurance company। आप प्रॉफिट नहीं बना सकते एक इंश्योरेंस कंपनी से ज्यादा इंश्योरेंस करा के, मतलब एक से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस करा के प्रॉफिट नहीं कर सकते, बस आप उतना ही रिकवर कर सकते जितना जितना आपका एक्चुअल डैमेज हुआ है। जैसे द इंश्योर्ड इन केस ऑफ एनी अनसर्टेनिटीज कैन क्लेम ओनली द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस। आप सिर्फ उतना ही अमाउंट उससे क्लेम कर सकते हैं जो एक्चुअल लॉस हुआ है। इंश्योरेंस कंपनीज विल कॉम्पनसेट टू इंश्योर्ड ऑन बेसिस ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो उस बेसिस पर आपको देंगी क्लेम जितना उनका कंट्रीब्यूशन यानी प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन पर देंगी। ऑल इंश्योरेंस कंपनीज विल शेयर द लॉसेस टू एक्सटेंट ऑफ द सम इंश्योर्ड विद देम। ऑल इंश्योरेंस कंपनीज उतना ही शेयर करेंगी जितना इंश्योरेंस उन्होंने कर रखा था। तो सारी इंश्योरेंस कंपनीज वहां पर आएंगी, आपको क्लेम रिकवर करके देंगी, या कोई एक इंश्योरेंस कंपनी दे सकता है और आगे अपना शेयर वो रिकवर कर सकता है बाकी इंश्योरेंस कंपनी से, लेकिन उतना ही जितना उन्होंने इंश्योर्ड किया था। इन केस इफ ओनली वन इंश्योरेंस कंपनी, अगर किसी केस में केवल एक इंश्योरेंस कंपनी ने, इन केस इफ ओनली वन इंश्योरेंस कंपनी pays the full amount of loss, it can demand contribution फ्रॉम अदर इंश्योरेंस कंपनीज। अगर किसी केस में सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी ने ही पे कर दिया पूरा का पूरा अमाउंट, तो वो बाकी इंश्योरेंस कंपनी से उनके रेशियो की डिमांड कर सकते हैं कि भैया मैंने वहां पर पेमेंट कर दिया था, अब आप अपना अपना रेशियो मुझे दे दीजिए। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। जैसे हमने यहां एग्जांपल से समझा कि इसने ही पूरा पेमेंट कर दिया, लेकिन इसकी अकेले की लायबिलिटी नहीं थी क्योंकि और भी दो इंश्योरेंस कंपनीज थी, आगे चल के ये इनका रेशियो इन दोनों से डिमांड कर सकता है। इसको हम प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन कहते हैं। क्लियर हो गई बात भैया इतनी? जो आखिरी है वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रॉक्सिमा। कॉज प्रॉक्सिमा का मतलब ये होता है कि आपके इंश्योरेंस का क्लेम आपको तभी मिलता है जब जिस कारण के लिए वो बीमा करवाया गया था या तो वही डोमिनेंट रीजन है उस दुर्घटना का या उसका निकटवर्ती रीजन है उस दुर्घटना का, तो ही आपको क्लेम मिलेगा। इसको भी एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी का फायर इंश्योरेंस करा रखा था, ठीक है, इतनी बात जितने का भी करा रखा हो। अब अगर उस दुर्घटना में आग लग गई, मतलब किसी दुर्घटना में आग लगी, आग लगने का कारण कुछ भी हो सकता है और उस दुकान का जो नुकसान हुआ उस आग से ही हुआ है और उसने फायर इंश्योरेंस ले रखा था, यानी उस दुर्घटना का उस लॉस का जो प्राइमरी रीजन है वो आग लगना ही है, तो फिर आपको बीमा का क्लेम मिल जाएगा। एक तो पहली घटना ही हो गई। अब मान लेते हैं कि उसने अपनी प्रॉपर्टी का बीमा करा रखा था, लेकिन उसके बगल में एक दूसरी शॉप थी जिसने अपना शॉप बड़े गलत तरीके से बना रखा था, यानी जैसा वहां की डेवलपमेंट अथॉरिटी कहती है, जो रूल्स नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग वो दुकान नहीं बनी हुई थी। तो निश्चित तौर पर फिर वहां की जो नगर पालिका है, महानगर पालिका, जो भी वहां पर अथॉरिटी होगी, उसने आया, उसने कहा भैया हमें आपकी दुकान का इतना हिस्सा तोड़ना पड़ेगा। अब नगर पालिका ने उतना दुकान का हिस्सा तोड़ना शुरू किया। उस दुकान के तोड़े जाने के दौरान आपकी दुकान का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया और आप जाके बीमा कंपनी से क्लेम करो, भैया हमने इंश्योरेंस करा रखा था, हमारा इतना डैमेज हो गया,
आप हमें इतना क्लेम पे करो, इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी, क्योंकि ये जो कारण हुआ है डैमेज का वो आग का नहीं है और आपने फायर इंश्योरेंस करा रखा था, यानी ये निकटवर्ती कारण नहीं है आपकी दुकान का नुकसान होने का। तो आपने जिस सब्जेक्ट मैटर का जो बीमा कराया है, जो उसमें कवर हो रहे हैं, अगर वही कारण होगा या वो निकटतम कारण भी होगा या वो प्राइमरी रीजन हो, दोनों में से कुछ भी, अगर वो प्राइमरी रीजन है या आपकी दुर्घटना का वही निकटतम कारण है जिसके लिए बीमा कराया गया था, तो आपको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, क्लेम आपको मिलेगा। लेकिन अगर दुर्घटना किसी और वजह से हुई है तो फिर आपको कोई भी क्लेम मिलने वाला नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? अब मान लेते हैं, ध्यान से एक बात को समझिएगा, मान लेते हैं कि सामान, आप कई बार दूसरे देश से सामान मंगाते हैं तो आप मरीन इंश्योरेंस कराते हैं ना, जब आप समुद्र की रास्ते से सामान मंगाते हैं आप मरीन इंश्योरेंस कराते हैं। अब अगर किसी दुर्घटना में वो सामान आपका समुद्र में डूब गया तब तो आपका क्लेम मिलेगा, लेकिन अगर आपका सामान यहां पहुंच गया था डेस्टिनेशन पर जहां उसको पहुंचना था और वहां आग लग गई, वहां उसका नुकसान हो गया, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी उसको कवर नहीं करेगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने कहा समुद्री माल के लाए जाने के दौरान अगर कोई दुर्घटना होगी तो हम क्लेम देंगे। सामान आ चुका था डेस्टिनेशन पे, 3 दिन से वो रखा हुआ था, किसी वजह से आग लग गई तो मैं आपको नहीं दे सकता हूं, ना तो ये प्राइमरी कारण है और ना ही वो निकटतम कारण है। तो आपका जो कॉजा प्रॉक्सिमा है वो ये कहता है कि बीमा में क्लेम आपको तभी मिलेगा जब या तो वो प्राइमरी रीजन हो या तो वो निकटतम कारण हो दुर्घटना का जिसके लिए बीमा किया गया है, किसी और कारण से आपको बीमा का क्लेम या बीमा का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। देखिए क्या कह रहा है, कॉजा प्रॉक्सिमा मींस द डायरेक्ट कॉज। इसका मतलब क्या है? डायरेक्ट कॉज और नियरेस्ट कॉज। The principle of causa proxima are applicable when there are series of causes of losses or damage to insured property. According to this, the nearest and most dominant cause of losses and damages is considered for calculating the liability of the insurance. Clearly ये कह रहा है कि अगर कोई दुर्घटना हो रही है तो उसमें जो डायरेक्ट या जो नियरेस्ट कॉज होगा वो हम कंसीडर करेंगे अपना लाइबिलिटी क्लेम करने के लिए, अपनी लाइबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए कितना हमें पे करना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि अगर आपकी दुकान का फायर इंश्योरेंस हो रखा था लेकिन बगल में किसी की दुकान गिराई जा रही थी नगर पालिका द्वारा, डोमिलिश किया जा रहा था नगर पालिका के द्वारा, और उस दौरान आपकी दुकान को कोई डैमेज हुआ, तो अगर बीमा कंपनी आएगी तो ये देखेगी कि यहां पर डोमिनेंट कारण क्या है आपकी दुकान के नुकसान का। तो डोमिनेंट कारण है कि नगर पालिका गिरा रही थी, आपकी दुकान भी साथ में गिर गई, फायर इंश्योरेंस आपने ले रखा था, तो उसका डैमेज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ना तो ये उसका निकटतम कारण है ना ही ये प्राइमरी रीजन है जिसके लिए बीमा किया गया था। तो निकटतम कारण होगा या प्राइमरी कारण होगा तो ही हम आपको डैमेज देंगे। अगर उनमें से कोई कारण ही नहीं है आपके नुकसान का तो फिर आपको क्लेम नहीं मिल पाएगा। तो जब भी क्लेम को कैलकुलेट किया जाता है ये देखा जाता है कि इस दुर्घटना का प्राइमरी रीजन क्या था, डोमिनेंट कारण क्या था। क्लियर है? जैसे आप अपनी कार का इंश्योरेंस कराते हैं और आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चला रहा है ना, बहुत ड्रंक है, वो एकदम नशे में, और उसके बाद शराब पीकर गाड़ी चला रहा है, तो निश्चित रूप से एक्सीडेंट होगा। अब वो एक्सीडेंट जो हुआ उसका प्राइमरी रीजन था आपका शराब पीकर गाड़ी चलाना, और शराब पीकर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपकी दुर्घटना होगी। इस केस में आपको बीमा का लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी कोई क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस लिए बीमा किया गया है या ना तो ये उसका प्राइमरी रीजन है ना तो ये उसका निकटतम कारण है, कारण कुछ और है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो प्रॉक्सिमा आपका जो कॉजा प्रॉक्सिमा कहलाता है, यानी जो निकटतम कारण है वो होना चाहिए जिस चीज के लिए बीमा हुआ है, क्योंकि वही चीज वो कंसीडर करते हैं जब आपका क्लेम देते हैं। तो ये इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स है भैया जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। आपके सिलेबस में कुल 6 प्रकार के इंश्योरेंस दिए गए हैं, प्रिंसिपल्स 6 प्रकार के दिए गए जिन पर मैंने आपसे चर्चा की। लेकिन एक और प्रिंसिपल होता है जिसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन या लॉस मिटिगेशन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो इंश्योर्ड की, यानी जो पॉलिसी होल्डर है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि दुर्घटना होते समय वो उस नुकसान को कम करने की कोशिश करे। ऐसा ना हो कि जैसे मान लेते हैं फायर इंश्योरेंस हुआ तो दुकान में आग लग गई और आप उस आग को रोकने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, आप उसमें 4 सामान और अपना डाल दे रहे हैं कि चलो यार क्लेम तो मिलेगा, इसको भी डाल देते, पुराना हो गया था इसका भी क्लेम हमें मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। जैसे कई लोग करते हैं ना कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो उसमें और 2-3 चीज अपने मन से तोड़ देते हैं और जाके वो सब नया लगवा लेते हैं। अगर ये इंश्योरेंस कंपनी को पता चल जाए कि डैमेज आपने जानबूझकर किया है तो फिर उसका कोई क्लेम आपको नहीं मिलेगा। तो लॉस मिटिगेशन कहता है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो ये इंश्योर्ड की, जिसने बीमा लिया है, जो पॉलिसी होल्डर है, इंश्योर्ड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करे। जब दुर्घटना हो रही है तो उसमें उसका प्रयास ये होना चाहिए कि कम से कम नुकसान हो, लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश की जानी चाहिए। इसको कहते हैं लॉस मिटिगेशन या लॉस मिनिमाइजेशन। ये प्रिंसिपल आपके सिलेबस में दिया नहीं गया लेकिन ये भी एक प्रिंसिपल है और ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको भी आप समझे। तो ये 7 प्रिंसिपल हैं जिनमें से 6 आपके जो आपके सिलेबस में दिया गया उन पर मेरी आपसे बातचीत हो गई, और लॉस मिनिमाइजेशन जो आखिरी प्रिंसिपल है उसको मैंने अलग से आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो फिर आज के लिए इतनी बात है। देखिए लॉस मिनिमाइजेशन मैंने यहाँ लिखा भी है खैर, लेकिन ये आपकी किताब में बुक में दिया नहीं है, सिलेबस में जो इसके पहले 6 हैं वही है। देखो, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट इंश्योर्ड शुड ऑलवेज टेक ऑल नेसेसरी स्टेप टू अवॉइड
अवॉइड लॉसेस एंड डैमेजेस टू इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि इंश्योर्ड को हमेशा नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो लॉस को अवॉइड कर सके, या जो प्रॉपर्टी जिसमें डैमेज हो रहा है उस डैमेज को कम किया जा सके। इट इज ऑब्लिगेशन टू मिनिमाइज द लॉस टू इंश्योर्ड प्रॉपर्टी इन केस ऑफ एनी अनसर्टेनिटीज लाइक ब्लास्ट और फायर आउटब्रेक। आपका ये ऑब्लिगेशन होता है कि अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती, ब्लास्ट हो गया, आग लग गई, तो आप लॉस को कम से कम करने की कोशिश करें, मिनिमाइज करें उसे। इंश्योर्ड शुड नॉट बी नेग्लिजिबल और एक्ट इररिस्पांसिबल टुवर्ड्स द प्रॉपर्टी ओनली बिकॉज इट इंश्योर्ड फॉर लॉसेस। आप ऐसा नहीं कि आप इरिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे या प्रॉपर्टी को बचाएंगे नहीं क्योंकि इसका इंश्योरेंस हो रखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देयरफॉर इंश्योर्ड शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट इंश्योर्ड प्रॉपर्टी एंड अवॉइड एनी लॉसेस। इस वजह से क्या भैया, आपको लॉस को मिनिमाइज करना चाहिए। कोई दिक्कत आ रही तो उसको आपको अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए कि दुर्घटना ना हो। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन या प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिटिगेशन। तो ये सारे प्रिंसिपल है भैया, इनको एक एक करके पढ़ लीजिएगा क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है। पिछले एग्जामिनेशंस में ये सारे प्रिंसिपल लगभग पूछे गए, लगभग सारे प्रिंसिपल्स पूछे गए, इसलिए आपको सारे प्रिंसिपल्स को याद रखना है। तो आज के लिए इतनी ही बात रखते हैं। रजिस्ट्रेशन आप, अच्छा रजिस्ट्रेशन से मुझे एक बात याद आई, आपके रजिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत अच्छी खबर यह है कि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा, यानी 21 अगस्त तक आपका रजिस्ट्रेशन चलना है। इस 21 अगस्त तक आप हमारे महापैक में, किसी भी महापैक में, या आप हमारे फाउंडेशन बैच में या फाउंडेशन 2.0 बैच में, या फिर अगर आप एडमिशन लेते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको 200 का फ्लैट एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। जो भी फीस होगी, जैसे ही 1999 इसकी फीस है, 21 अगस्त तक अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो इसमें 200 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, फ्लैट 200 का। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है JAIB 200। ये वहां ऑलरेडी होगा जब आप सब्सक्राइब करने जाएंगे, अगर नहीं दिख रहा होगा तो आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करिए, JAIB 200। आपको 200 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट फिर से और मिल जाएगा। ये जो आपके लिए डिस्काउंट है, किन किन बैचेस पर मैं आपको बता दूं, JIB के सारे महापैक पर, JIB फाउंडेशन बैच पर, JIB फाउंडेशन 2.0 बैच पर, इन सब पर ये है, आपको फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। और इसकी लास्ट डेट है 21 अगस्त। आपके रजिस्ट्रेशन तक ये पूरा डिस्काउंट चलने वाला है। तो आज के लिए इतनी ही चर्चा रखते हैं। कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। इस QR कोड को स्कैन करके, ये टेलीग्राम ग्रुप है आपके लिए, या आप आशीष सर JIB से एग्जाम सर्च करें, इस माध्यम से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आज हमारी बात प्रिंसिपल्स पर हुई है, इंश्योरेंस के जो 6 प्रिंसिपल जो आपके सिलेबस में, और एक 7वां प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिनिमाइजेशन या प्रिंसिपल ऑफ लॉस मिटिगेशन इसको कहते हैं। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।